अंतर्राष्ट्रीय आवासीय पद्धति से आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री कुटियाला जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जे.सी. बोस विद्यालय के कुलपति श्री दिनेश कुमार जी, नवयोग सूर्योदय समिति के माध्यम से देश और दुनिया में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एक जो जागृति लाने का काम हो रहा है, उसके प्रमुख डॉक्टर नवदीप जी व अन्य उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मुझे लगता है कि मुझे भी सीखने के लिए बुलाया है नवदीप जी ने, क्योंकि मैं वैज्ञानिक भी नहीं हूं, मैं चिकित्सक भी नहीं हूं, मैं योगाचार्य भी नहीं हूं, और उसके बाद भी मैं बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो आप सबको बता दूं कि मैं नवदीप जी का पेशेंट भी हूँ। बीच बीच में मेरा उपचार करते रहते हैं, तो इन्होंने शायद सोचा कि उपचार में जो अनुभव आए हैं वो अनुभव मैं आप सबको शेयर करूं। तो इसलिए यहाँ बहुत सारे योग के विद्वान लोग हैं और स्वयं कुलपति महोदय जी, स्वयं कुटियाला जी भी यहाँ पर हैं। तो इसलिए मैं कुछ अनुभव के आधार पर जो बातें ध्यान में आई है उनकी चर्चा आप सबसे करता हूं। जैसे आज का विषय दिया गया तो उसमें एक पहला ही शब्द है वर्तमान परिदृश्य। उस वर्तमान परिदृश्य की चर्चा अभी मुख्य अतिथि जी ने की है हम सबके सामने। एक अदृश्य शत्रु से पूरी दुनिया लड़ रही है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन भी बनाई है, बाकी सब चीजें बनाई है, तो विज्ञान को हम चुनौती तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बार तो इस अदृश्य शत्रु ने विज्ञान को भी चुनौती दे दी। अब वर्तमान परिस्थिति में ये अदृश्य शत्रु तीन बातों पर आक्रमण करता है। एक तो तनाव, टेंशन, एक हमारी श्वसन क्रिया, ब्रीदिंग, और एक हमारी आंतरिक जो शारीरिक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी कहा जा रहा है। इन तीन पर उसका अटैक होता है। तो कोरोना के कारण हम योग करने लगे हैं, कोरोना के कारण हम प्राणायाम करने लगे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सभी पैथियों ने योग, प्राणायाम, श्वसन क्रिया, इसकी आवश्यकता बताई है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, जितनी भी, और यूनानी आदि आदि जितनी भी पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियों ने इसकी चर्चा की है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, बहुत अपनी बीमारियों को शेयर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसा बताया कि राजनीतिक क्षेत्र का एक लंबे समय दायित्व रहा, तो वहां कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। तो बीच में मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं दिखाने के लिए गया डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा इसकी दवा तो दी जा सकती है, एलोपैथी में उसकी दवा है, उसके कारण अनिश्चितता रहना, उसके कारण नींद न आना आदि आदि, उन सबकी दवा है, लेकिन इसका स्थायी उपचार है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। अब ये न्यूरोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर ने बताया। तो मैं इस बात की चर्चा थोड़ा इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान जो परिदृश्य है, इस कोरोना ने थोड़ा हमको कुछ चीजें सोचने के लिए विवश कर दिया। जिन चीजों की पहले हम उपेक्षा करते थे, अब वो हमें आवश्यक लगने लगी। जो मुख्य अतिथि जी ने कहा भी कि जब चुनौती होती है तो हर चुनौती में एक अवसर भी होता है।
तो ये सोचने का एक अवसर आया। हम सब घरों में हैं, घरों में हैं, तो पहले अपने बुजुर्गों से नहीं मिल पाते थे, बड़े लोग हैं तो बच्चों के साथ जितना घुल मिला मिलना चाहिए नहीं मिल पाते थे, आदि आदि कितनी ऐसी हमारी अनिश्चितता हमारे जीवन में थी, कमियां थी। आज वो सब हो रहा है। तो एक कुटुंब व्यवस्था क्या है ये समझ में आ रही है, एक दूसरे को कुटुंब में कैसे संभाला जाता है ये समझ में आ रहा है। एक घर में हम कितना ही अपने को व्यस्त रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आदि आदि जो भी कुछ है, लेकिन तो भी थोड़ी बहुत देर शांत बैठने का अवसर मिलता है। जब शांत बैठते हैं तो अपना मन अंदर झांकता है। ये यही साधना है कि हम अपने मन के अंदर की सुने। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर तो सब जगह है, सभी में ईश्वर है, लेकिन हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको हम देख पा रहे हैं क्या, उसको हम समझ पा रहे हैं क्या, उसको हम सुन पा रहे हैं क्या? तो तभी होता है जब हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो इस कोरोना ने ये सब अवसर प्रदान किए। दूसरी वर्तमान परिदृश्य की एक नकारात्मकता यह है, जैसा उसका भी उल्लेख पिछले सारे उनमें आया ही है, विशेष रूप से जो हम विद्यार्थी हैं, हम कॉलेज में जाते थे, मिलते जुलते थे, हम हमारे किसी गेम्स में, हम स्पोर्ट्स में कुछ भाग ले न ले तो भी दौड़ते भागते थे, उठते बैठते थे, हंसी मजाक होता था, आदि आदि। तो केवल दिनचर्या में पढ़ना ही नहीं था, दिनचर्या में ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती थी। अब वो उन सब चीजों से हम विरक्त हो गए, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है, ऑनलाइन क्लासेज में संभव होता नहीं। हमको कई बार एक ही पोस्चर में लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, आईपैड के सामने बैठना पड़ता है, टीवी के सामने बैठना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेज भी है तो 2-2 4-4 घंटे एक ही पोस्चर में हमको बैठना पड़ता है। तो ये जो बाहर का जो एक्सपोजर होता है उससे भी अपने शरीर की बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। वो एक्सपोजर न मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से जिसको डेफिशिएंसी कहे, जो भी उसको शब्द प्रयोग करे, वो भी आया है। तो एक ये वर्तमान परिदृश्य, उसका एक मैंने सकारात्मक पहलू आप सबके समक्ष रखा कि हमको परिवार का महत्व समझ में आ रहा है, हमको अपने अंदर झांकने का अवसर मिला है। एक अपने आसपास जैसे जिस ढंग की लोगों की डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई, बाकी के कारण हो गई, पोस्ट कोविड भी कई तरह की कठिनाई आ रही है। तो कई लोगों को तो जीवन की सार्थकता क्या है ये भी लगने लगा है कि भाई कब जीवन चला जाए कुछ मालूम नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ अच्छा सोचने का एक मन बना है। और नकारात्मक स्थिति यह है कि बाहर के एक्सपोजर से जो चीजें हम स्वाभाविक रूप से हमारा विकास होता था उससे हम वंचित रहे। तो ऐसे समय अपना शरीर भी ठीक रहे, बुद्धि भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, हम मने कोष से लेकर के आनंद में कोष की तरफ बढ़ जाए, इसमें योग, प्राणायाम, श्वसन क्रिया, इनका महत्व स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बढ़ गया। और इस दृष्टि से जो इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस प्रकार के वेबिनार किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके उनके कारण एक बहुत अच्छी जागृति स्वाभाविक रूप से आती है। अब ये कार्यक्रम या प्रोफेसर्स भी हैं, डीन भी हैं, कुलपति महोदय भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से विद्यार्थियों के लिए, इसलिए उनको संबोधित करते यदि बात बोलनी है तो एक बात आग्रह पूर्वक मुझे आप सबके सामने रखनी है। कई बार हमको ये समझा दिया गया कि योग, ये प्राणायाम, ध्यान, साधना, ये धर्म शास्त्रों का अध्ययन, गीता पाठ, ये हमारे लिए नहीं है, ये आफ्टर 60 है, आफ्टर रिटायरमेंट है, ये बुजुर्गों के लिए है। अब दुर्भाग्य है कि अपने देश में ये धारणा बन गई।
दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटीज में गीता पाठ्यक्रम का हिस्सा है। गीता में से वो जीवन के रहस्य निकाल रहे हैं, गीता में से जीवन जीने की शैली निकाल रहे हैं, उस पर शोध हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतवर्ष में एक धारणा बन गई कि ये सब चीजें तो आफ्टर रिटायरमेंट की चीजें हैं, ये युवावस्था में क्या क्या ध्यान करना, क्या साधना करना, क्या योग करना। तो कोरोना के इस काल को धन्यवाद तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में हुई है। लेकिन जैसा बताया गया कि हर चुनौती अवसर लाती है, तो एक अवसर तो ये आया कि हमें ये सब सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा, या स्वाभाविक रूप से एक अवस्था में हम सोचने लगे। इसलिए योग का एक अर्थ केवल शारीरिक नहीं है, जैसा बताया भी गया, योग का अर्थ मन से है और योग का अर्थ आंतरिक है। जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैं ऐसे ही थोड़ा कुछ चीजें देख रहा था। मैं देख रहा था अभी नई रिसर्च जो हो रही है पूरी दुनिया में, उसमें यानी सारी जीवन शैली को लेकर, सारी शरीर की क्रिया को लेकर, सारे मन की क्रिया को लेकर एक 4 शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। उसमें एक शब्द है साइको। तो स्वाभाविक रूप से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मानसिक, उससे आया। एक दूसरा शब्द है न्यूरो, यानी वो न्यूरोलॉजी, हमारा जितना नर्व सारा तंत्र है उससे संबंधित है। तीसरा है इम्यूनो, यानी जो हमारी आंतरिक क्षमता है, इम्यूनोलॉजी है, उससे है। और चौथा है फिजियो, यानी जो फिजियोलॉजी है, सारी शरीर के संतुलन है, आदि आदि, इससे संबंधित है। अब दुर्भाग्य से हमारे भारत में ऐसा हो गया कि दुनिया से कुछ आता है तो हमें लगता है कि शायद ये ज्यादा ठीक है। अब इन सब बातों की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। इन सब बातों की चर्चा जो सहज आपको फूंक मारने का योग बताया गया, ये सारे योग, आसन, प्राणायाम, इन सब में ये चारों बातें वास्तव में मन में विचार आते हैं। विचारों का ट्रांसपोर्टेशन ये नर्व्स के माध्यम से होता है, उसमें से यूनिटी बढ़ती है और उस यूनिटी बढ़ने से शरीर का संतुलन होता है। तो योग भी शरीर का संतुलन करता है। प्राणायाम ये शरीर और मन, बुद्धि, इसका संतुलन करता है। योग का एक अर्थ स्वाभाविक रूप से जोड़ना है। तो हम योग को इस अर्थ में लेंगे तो किसी भी, चाहे वो छोटे बालक है चाहे युवा है, उन सबको स्वाभाविक रूप से योग का महत्व समझ में आएगा। अभी आपके सामने मंजरी जी ने योग कराए, भाई सुखदेव जी ने थोड़ा योग के बारे में चर्चा की। मैंने कहा कि मुझे उसकी विद्वता नहीं है, इसलिए मैंने उस विद्वता से जुड़े विषयों की तरफ आपका ध्यान नहीं ले गया। मैंने व्यवहारिक रूप से आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। एक तो विद्यार्थियों से 2 बातों का आग्रह करना है कि सीखने की इच्छा और सीखने की जिज्ञासा, इसको कभी कम मत होने दीजिए। आप कितने ही विद्वान हो जाएं, कितने बुद्धिमान हो जाएं, कितनी चीजों में आपने रिसर्च कर लिया, लेकिन दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है। तो हमेशा हमारी इच्छा बनी रहना चाहिए कि नया कैसे सीख सकते हैं। नया सीखने की इच्छा आपके मन में होगी तो आप अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। हम कहते हैं बी पॉजिटिव, तो हम अपने आप आनंदमय कोष की तरफ चले जाएंगे। और जब सीखने की इच्छा होगी, अहंकार से हम शून्य हो जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो प्राणायाम से, योग से नकारात्मकता स्वाभाविक रूप से कम होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। सकारात्मकता बढ़ती है तो मनुष्य के जो दुर्गुण उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, वो उनकी तरफ नहीं जाता, वो उसमें सद्गुण स्वाभाविक रूप से अपने आप आते चले जाते हैं। और जैसे जैसे सीखने की इच्छा, ये सकारात्मकता,
ये सद्गुण ये आते हैं तो हमारी क्षमताओं का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। क्योंकि दूसरा विषय है कि इस वर्तमान बदलते हुए परिवेश में अपने विद्यार्थी सारी क्षमता विकास कैसे करें। तो क्षमता विकास के लिए हम पॉजिटिव सोचें, सीखने की इच्छा रखें और एक सद्गुणों की तरफ बढ़ते रहें। अपने यहाँ एक बहुत सरल सूत्र कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम कैसी संगत में रहते हैं उस हिसाब से फिर हमारा मन भी बनता है। आज आप योग की इस क्लास में, योग की संगत में, तो आप स्वाभाविक देख रहे होंगे कि आपका मन एक अलग प्रकार से बनना होगा। आप किसी ऐसी संगत में चले जाते हैं जहाँ बड़ी पार्टी हो रही है, गाने हो रहे हैं, डीजे हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर वहां एक अलग प्रकार का मन बनता है। तो यदि हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना है, अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाना है, तो ये नहीं सोचना कि ये सब चीजें आफ्टर रिटायरमेंट की है, ये चीजें आज करने की है। और इसलिए योग, प्राणायाम आदि आदि इन सब विषयों को, श्वसन क्रिया के जो प्राणायाम में सभी चीजें आ जाती हैं, उसके अलावा भी श्वसन क्रिया से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, इनको आज अपने जीवन में अपना है। कई बार लगेगा कि भाई साहब हमारे पास तो समय ही नहीं है, तो हम इन सबको कैसे करेंगे। तो आप कहीं से भी शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, क्रम से बढ़ाते चले जाए। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि यदि आपको लगता है समय नहीं है, तो आप जिन चीजों के लिए आपको समय चाहिए, अध्ययन के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए चाहिए, विचार करने के लिए चाहिए, यदि उसके लिए आपको 6 घंटे की जरूरत है और आप धीरे धीरे योग प्राणायाम आधा घंटे करने लगे, तो हो सकता है वो 6 घंटे की बातें आपको 5 घंटे में ही पर्याप्त हो जाए। तो आधा घंटा आपने प्राणायाम योग किया और 6 घंटे की जगह 5 घंटे में आपने सब बातों को समझ लिया, तो आधा घंटा आपका बचा, आधा घंटा अतिरिक्त नहीं लगा। इसलिए व्यवहारिक रूप से आप ये सब चीजें आज करना शुरू करेंगे। ठीक है, नवदीप जी और ये सब कहेंगे प्रातःकाल जल्दी उठना आदि आदि, लेकिन आज के विद्यार्थियों का स्वभाव नहीं होता। तो योग प्राणायाम उसके कुछ निश्चित नियम हैं कि खाने के थोड़ा पहले करना, खाने के थोड़े बाद में करना, लेकिन आप 24 घंटे में किसी भी समय योग कर सकते हैं, किसी भी समय प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ योग ऐसे है, कुछ यौगिक क्रिया ऐसी है जो खाने के बाद नहीं हो सकती, उतनी सावधानियां बरतना ये तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई अभी आप समय का मत सोचिए, मैं थोड़ा आपको सरलता की तरफ ही ले जा रहा हूं कि अपने जीवन में ये कैसे आए इसका प्रयास करें। और मेरा कहना 5 मिनट से शुरू करिए। अभी आपको एक सरल योग बताया, फूंक मारना, आप 5 मिनट फूंक ही मारिए। तो इसको करके देखिए, आपको आनंद आने लगे तो अच्छी बात है। अभी आपको बताया ओम का उच्चारण करिए, आप कुछ नहीं 10 बार ओम का उच्चारण करिए। आप कोई एक इष्ट देव, कोई एक मंत्र आप सोच लीजिए, नहीं तो गायत्री मंत्र सब परिवारों में आता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इतना शुरू करिए कि एक गिन करके 11 बार गायत्री मंत्र करिए। आपका आपका मन अंदर झांकने लग जाएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आप इसको 11 बार की जगह 21 बार कर ले, आप 51 बार कर ले, आप 101 बार कर ले, तो शायद 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब इसमें कोई योग नहीं है, कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, लेकिन हमारी एकाग्रता है। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। ध्यान कोई ये ऋषि मुनियों का है, जैसा मैंने कहा, मैं बार बार फिर उसको दोहरा रहा हूँ, ये कोई बुजुर्गों के लिए करने का विषय है, ये ऐसा नहीं है। और जब मन एकाग्र होता है तो फिर सभी चीजों में मन लगता है और अनेक बीमारियों से, अनेक रोगों से आप अपने आप मुक्त हो जाते। तो चूंकि समय की सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही हम सबको अपने विषय रखना भी चाहिए, इसलिए मैं और अधिक उन बातों की चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन यदि अपने शरीर में, मन में, बुद्धि में इसमें जागरूकता लानी है,
तो मन की एकाग्रता ये आवश्यक है। और योग से, मंत्र उच्चारण से, प्राणायाम से हमारे मन की एकाग्रता आती है। मन की एकाग्रता आने से हमारी सभी प्रकार की क्षमताओं में वृद्धि होती है। और शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। और ये वृद्धि होने के कारण जो काम हम 6 घंटे में करते हैं वो काम हम 5 घंटे में कर सकते हैं, वो काम हम 4 घंटे में कर सकते हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान कहते हैं कि वो पुस्तक पढ़ते नहीं थे, पुस्तक के पन्ने पलटते थे, देखते थे और पूरी पुस्तक पढ़ लेते थे। अब उनके मन की एकाग्रता इतनी थी कि पूरे पृष्ठ पर दृष्टि पड़ते पूरा पृष्ठ उनके मस्तिष्क में आ जाता था। इसलिए शायद वो इतने महान पुरुष बन पाए। कुछ लोग एक वाक्य पढ़ेंगे तो पूरा वाक्य ध्यान में आ जाए, वाक्य को देखते ही वाक्य ध्यान में आ जाएगा। कुछ लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे तब पूरा एक लाइन समझ में आएगी। कुछ लोग एक एक अक्षर पढ़ेंगे तब 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 पूरा समझ पाएगा। अब ये मानसिक क्षमता के ऊपर है। कुछ अक्षर पढ़ने से तो आप सोचो एक पेज कितना पढ़ना पड़ेगा, लाइन पढ़ते हैं उनको कितने कम समय लगेगा, जो वाक्य में पेज पढ़ते हैं उनको कितना कम समय लगेगा, और पेज देखते ही पूरा पेज समझ जाते हैं, एक नजर डालते हैं तो कितना कम समय लगेगा। तो ये मानसिक क्षमता से संबंध ज्यादा है। और जब ये मानसिक क्षमता में सकारात्मक ऊर्जा आती है, एक हमारी अहंकार शून्य सीखने की इच्छा के साथ हम जब चलते हैं तो हमारा शरीर का भी विकास होता है और हम निरोग भी होते हैं। एलोपैथी क्विक रिलीफ दे सकती है। एलोपैथी टेस्टिंग में एलोपैथी का एक विशेष महत्व है, सर्जरी में एक विशेष महत्व है। आयुर्वेद होम्योपैथी कहते हैं रोग को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन मुझे लगता है कि योग, प्राणायाम, श्वसन क्रिया की बहुत सारी चीजें, मैंने कहा जो प्राणायाम में सम्मिलित है, ये हमको रोगी ना होने देना इसकी गारंटी देते हैं। और हमको हमारा जो भी कर्म है, हमारा जो भी कर्तव्य है, हम उसको कैसा कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, इसकी एक दिशा इससे बनती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। तो योग को, प्राणायाम को इस व्यापक अर्थ में हम लेकर के अपनी क्षमताओं के विकास की दृष्टि से इसका उपयोग करेंगे। और कभी नवदीप जी से कहेंगे बहुत सारे सूक्ष्म योग भी इनको बता दीजिए, बैठे बैठे जो कर सकते हैं। बहन मंजरी ने बता रही थी, आप कंप्यूटर में बैठे बैठे गर्दन के योग कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे हाथ के सूक्ष्म योग कर सकते हैं। ये सूक्ष्म योग है, ये सूक्ष्म योग है, ये सब सूक्ष्म योग है। कंधे के सूक्ष्म योग है, ये सब सूक्ष्म योग है। ये आप कंप्यूटर में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो पंजों को ऊपर उठाना, नीचे करना, घुटनों को दाएं बाएं करना, ये सब सूक्ष्म योग। आपको लगता है समय नहीं है हमारे पास योग करने का, वैसे तो निकालना ही चाहिए, तो ऐसे सूक्ष्म योग सीख लीजिए आप। आपका ये सब चल रहा था तो मैं कई प्राणायाम की कई चीजें साथ साथ कर रहा था बैठे बैठे। तो इस हिसाब से यदि हम सब करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत बहुत कुछ दे सकता है पूरी दुनिया को। योग भी भारत की देन है, प्राणायाम भी भारत की देन है। और इस कोरोना में तो पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति के महत्व को समझा है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। तो हम भारत में रहने वाले सब लोग, और विशेष रूप से हमारे युवा विद्यार्थी, अपनी इस भारतीय पद्धति का, अपनी इस जीवन शैली का महत्व समझ करके अपनी क्षमता विकास में इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हुए सब दृष्टि से सफल हों, यशस्वी हों। आपका जीवन केवल सफल ही ना हो, दुनिया को दे सके, इस दृष्टि से आपका जीवन सार्थक भी हो। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
आप जब से मैं स्वयंसेवक बना हूँ, उसके बाद विद्यार्थी काल से ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आपने जिस जगह पे कार्य किया है, सही में वो कर्म योगी वाला कार्य है। हम योग ध्यान की तो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन आपने जो बताया कि उस सिचुएशन पे जिस समय मैंने देखा है रात को 12-1-1 बजे तक भी कार्य चलता रहता था। कार्य के नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें सोचनी है, करनी है, और सुबह फिर आप अपनी साधना से वो करके 5-6-7 बजे फिर आप तैयार हो जाते थे। तो ये जो कार्यकाल है एक योगी का हो सकता है, और मुझे बहुत ही मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। बहुत बहुत आभार, आप हमारे कार्यक्रम में रहे और पूरी तरह से रहे। धन्यवाद। नीमा जी आगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी योग के इस ज्ञान धारा को अपने ज्ञान और अनुभवों द्वारा जनमानस तक पहुंचाने वाले योगाचार्य मोहन कार्की जी को, जो योग गुरु संस्थान के संस्थापक हैं। कृपया अपने अनुभवों को साझा करें। नमस्कार। आज के इस विशेष सत्र में बहुत सारे विद्वानों के बीच में योग साधना, खास करके विद्यार्थियों के प्रोस्पेक्टिव में किस तरह से लाभकारी हो सकता है, इस विषय में जो डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, चिंतन मनन हो रहे हैं, यह समय के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और मैंने पिछले लगभग 20 साल के जो योग क्षेत्र में काम करते हुए ये पाया है कि यह विद्यार्थियों के लिए एक वरदान की तरह हो सकता है। खास करके विद्यार्थी काल में उम्र के हिसाब से भी एक ऊर्जा का उपलब्धता भरपूर होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि बीमारी तो ये पड़ोसी को ही हो सकता है, हमें तो होगा नहीं। हम तो चाहे कुछ भी करें, कोई समस्या होने वाला नहीं है, कुछ भी खा लें, कोई बीमारी होने वाली नहीं है, और हम जो चाहेंगे वही करेंगे और कर सकते हैं, या हमें किसी तरह की रुकावट स्वीकार नहीं है और ये आ भी नहीं सकते हैं। इस तरह का एक अलग ऊर्जाओं का भरा हुआ काल होता है, या युवा अवस्था, खास करके विद्यार्थी जीवन। ऐसे में स्वाभाविक रूप में ऊर्जा भी होती है। मैं खुद भी याद करता हूं, तो विद्यार्थी काल में रहते समय कई बार एक दिन जब पढ़ने के लिए बैठ गए तो सुबह से शाम तक पढ़ते रहे तो भी ऊर्जा का लेवल इतना ज्यादा डाउन नहीं होता। कई बार खेलने के लिए चले गए तो सुबह से शाम तक खेलते रह गए, खाने पीने का भी उतना याद नहीं रहता है, ऐसा ऊर्जा का स्तर होता है। लेकिन अगर हम संतुलन की ओर काम नहीं करेंगे तो शरीर का भी एक लिमिट होता है। नेचर ने हमारे शरीर को एक निश्चित कैपेसिटी के साथ इस दुनिया में भेजा है, या दुनिया में हम आए हैं तो एक निश्चित कैपेसिटी के साथ आए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे शरीर के अंदर स्पेयर कैपेसिटी है। हमारे शरीर के सभी सिस्टम में स्पेयर कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। कई सारे स्टडी सजेस्ट करते हैं हम आंखों के भी बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं, ब्रेन के भी या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के भी, चाहे हार्ट के ले लें। हार्ट भी जब तक 80% तक ब्लॉकेज ना हो तब तक व्यक्ति को ब्लॉकेज के बारे में पता नहीं होता। तो विद्यार्थी काल में ये हम स्पेयर कैपेसिटी को यूज कर रहे होते हैं, उतना ज्यादा समस्याएं पता नहीं। लेकिन अगर विद्यार्थी काल में संतुलन की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय के बाद एक लिमिट एडजस्ट हो जाता है। जब ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो बहुत सारे संभावनाएं हम हासिल कर सकते थे उसमें फिर रुकावट आने का संभावना है। इसीलिए योग का जो साधना है, ये संतुलन का जो साधना है, अपने साथ जुड़ने का जो साधना है, अपने अंदर के अलग अलग डायमेंशन को ऑर्गेनाइज करने का जो साधना है,
मोहन जी आपकी वॉइस म्यूट हो गई। हाँ, मोहन जी आप म्यूट पर चले गए। मोहन जी म्यूट हो गए आप। शारीरिक बीमारियों का एक पराकाष्ठा झेलने के बाद योग के बारे में पढ़ने समझने का एक तरह से अवसर पाया। जब विद्यार्थी जीवन में ही ये बहुत सारे कठिनाइयों के बाद, स्वास्थ्य समस्याओं के बाद, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो, चाहे आई से रिलेटेड समस्या हो, ऐसे समस्याएं विद्यार्थियों को बहुत आम हो जाती हैं क्योंकि खान पान में उतना ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। जब ऐसा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक समय के बाद बोल देती है। मेरे को भी ऐसा ही हुआ था। एक एक हफ्ते तक पेट साफ ना हो तो भी खास उतना ज्यादा समस्या अनुभव नहीं हुआ करता था। लिवर खराब हो गया, सोराइसिस कंडीशन होने का अवस्था आ गया, जॉन्डिस फ्रीक्वेंट होने लग गया, आंखों में इतना ज्यादा समस्या आया क्योंकि सुबह पढ़ने के लिए बैठ गए तो रात को 12 बजे तक भी पढ़ते थे। कई बार बाहर धूप में सुबह से शाम तक खेलते थे। ऐसे शरीर का एक लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता, मेरा भी हो गया था। जब मैं योग के अभ्यास में आया, मैंने देखा कुछ ही समय में जो मैं सालों से मेडिकल डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया था, योग के माध्यम से खान पान को सुधार करते हुए, शारीरिक सिस्टम को क्रियाशील बनाते हुए, सामान्य योगिक अभ्यास में रेजिस्टेंस के माध्यम से स्टेबल बनाकर अवेयरनेस के साथ ब्रेथ को ऑप्टिमाइज करने के जो योग के बहुत ही सामान्य प्राणायाम की टेक्निक्स है, उनको अभ्यास करते करते कैसे चमत्कार हो गया कि सारी चीजें अपने आप संतुलित हो गई। तब मैंने योग के एक्चुअल योग शिक्षक के रूप में यात्रा प्रारंभ किया। मुझे लगा था कि योग से मुझे अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो मैं विद्यार्थियों को योग सिखाऊंगा सोच करके, तब मैं विद्यार्थियों को योग सिखाने के हिसाब से योग का एक तरह से प्रोफेशनल करियर शुरुआत किया था मैंने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि विद्यार्थी जीवन के साथ जो योग का अगर संयोग हो गया तो कई सारे समस्याएं प्रिवेंट होंगे। योग को समझने के लिए आजकल कई लोग योग को सामान्य एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं। योग आसन के कंपटीशन, अब तो योगासन चैंपियनशिप भी होने लगे हैं, गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज हो गया है और कई लोग इसी को योग समझते हैं। ये एक्चुअल में प्रारंभिक स्टेज है, इससे व्यक्ति योग के साथ इंट्रोड्यूस तो हो सकता है। इसको स्पोर्ट्स के रूप में जो रिकॉग्निशन मिला है, व्यक्ति को योग के साथ एक हद तक कनेक्शन के लिए ये सहयोगी होगा, लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत है और इसको अच्छी तरह से सही मायने में समझने की जरूरत है। योग का शाब्दिक अगर मतलब भी देखते हैं तो योग का मतलब जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हमें किसको किसके साथ जोड़ना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर हमने चिंतन किया तो हमें सारा का सारा जवाब मिल जाता है, स्पष्टता आ जाती है। हमारे शरीर के अंदर पंचकोश काम करते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिसको अंग्रेजी में फिजिकल डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन कहते हैं। ये सारे डायमेंशन हमारे पर्सनालिटी के अंश है। इन सबको अगर हमें संतुलित रख पाए, ऑर्गेनाइज रख पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए तो हमारे शरीर के अंदर जो क्षमताएं प्रकृति ने दिया हुआ है उसको हम ऑप्टिमम लेवल तक प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान के भाषा में जब सामान्य विज्ञान के जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल में कई चीजें समझ नहीं पाते हैं तो इसको पारावैज्ञानिक बोल करके इसको विज्ञान से परे की बात कहते हैं। लेकिन योग के ट्रेडिशनल ग्रंथों में बहुत स्पष्टता के साथ ऐसे पारावैज्ञानिक क्षमताओं के बारे में उल्लेख मिलता है और योग के साधना में काम करने वाले लोगों को, योग के साधना में तल्लीन लोगों को, योग के साधना को अपनाने वाले लोगों को ये सारे अनुभव होने लगते हैं। चाहे वो इंट्यूशन की बात हो, चाहे वो क्लियरवॉयंस की बात हो, क्लियर ऑडियंस की बात हो, दूरदृष्टि, दूर श्रवण, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन जैसे कैपेसिटी पहले से अभूतपूर्व ढंग से बढ़ते। और विद्यार्थियों के लिए ये सच में ट्रांसफॉर्मेशनल उपलब्धि हो सकते हैं।
और योग के 3 डेफिनेशन को मैं समझता हूं हर एक विद्यार्थियों को समझना चाहिए, हर एक विद्यार्थियों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में एक मंत्र के रूप में अपनाने की जरूरत है। कि मुझे ऐसा लगता है योग के 3 डेफिनेशंस को मैं यहां रिकॉल करते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रथम डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में दिया हुआ एक डेफिनेशन है। जब मैं विद्यार्थी के रूप में शुरू में पढ़ता था, ये मेरे को बहुत समझ में नहीं आता था, ये बहुत ऊपर की बात लगती थी और बहुत ज्यादा थियोरिटिकल चीजें जो प्रैक्टिकल है नहीं ऐसा अनुभव होता था। लेकिन जैसे जैसे इस चीज को मैंने गहनता से समझने की कोशिश किया, 2, 4, 5 बार पढ़ा और अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर के इस विषय पर चिंतन किया, तब रियलाइज हुआ कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इसके अंदर तो पूरा दुनिया समाया हुआ है। ब्रह्मांड के सारे सीक्रेट यहीं से नियंत्रित हो सकते हैं। ये इतना बड़ा मंत्र है, चित्त के वृत्तियों को निरोध करना। अब ये चित्त क्या है, इसके और व्यापक अर्थ हो सकते हैं, सूक्ष्म और परिणाम मीनिंग हो सकते हैं। ग्रॉस मीनिंग के रूप में अगर देखते हैं तो चित्त का मतलब मन। माइंड में आने वाले उतार चढ़ाव अगर हम नियंत्रित कर पाए और अपने कंट्रोल में रख पाए तो हम सबसे पहले अपने आप को नियंत्रण कर पाते। जब हम नियंत्रित हो जाएं तो हमारा डायरेक्शन क्लियर होता है। हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं यह हमें अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है। Once we start seeing the path that we are moving in a right way or wrong way, तो फिर जजमेंट बहुत आसान हो जाता है, असेसमेंट बहुत आसान हो जाता है। Our choices start getting more clear. We start being more sensible than before. चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारा खान पान हो, हम क्या खा रहे हैं यह हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि इससे हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं हमें यह समझ में आ जाता है कि हम जो बोल रहे हैं इससे हमें क्या परिणाम मिलने वाला है। हम जो कर रहे होते हैं उससे हमें क्या परिणाम मिलने वाला है हमें पहले ही दिखाई देता है। मोहन जी, अभी क्या है कि हमारे कुलपति जी जाने वाले हैं, उनको भी तो और इस तरह तो से ये चित्त वृत्तियों को निरोध करें, इसके लिए योग का साधना माध्यम हो सकता है। और जो भी कार्य करें योगा चित्त वृत्ति निरोधा, इसके बाद योगा कर्मासु कौशलम और तीसरा समत्वम योग उच्यते, ये 3 मंत्र को गुरु मंत्र बना करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो विद्यार्थी जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव हो सकता है। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपने विचार को यहीं अंत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। ये मालूम है सबको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा समय की बाध्यता है और आपको हम दोबारा, हमारे कार्यक्रम खत्म नहीं होने वाले, आपको जरूर दोबारा भी हम इसमें मौका देने वाले हैं। मोहन जी का मैं बता दूं, नेपाल के एक छोटे से गांव से आकर उन्होंने अपने देश विदेश में अपनी क्षमता बढ़ाई है। आप पतंजलि योग समिति के भी नेपाल और इस देश के प्रभारी हैं और लगातार सुबह और शाम लगातार आप कार्य करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। It is indeed a pleasure and privilege to welcome and invite Professor Dinesh Kumar, Vice Chancellor, J.C. Bose University. I feel elated to introduce such an exemplary leader to all the participants under whose chairmanship this webinar is being conducted. Professor Dinesh Kumar is the recipient of Homi J. Bhabha Gold Medal, which was given by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He has also been awarded with the title of Rank Bandhu Shiksha Shiromani Samman by Rank Bandhu Sahitya Academy and is also awarded with title Most Eminent Vice Chancellor by All India Council of Human Resource. He has obtained his master's and PhD degrees from Cambridge University and has published 100 research papers. Under his leadership, the university has reached new heights like A grade accreditation by NAC and NBA accreditation of various courses, and numbers of achievements are endless. Please bless us with your words of wisdom, sir. Over to you, sir. नमस्कार, मेरे को लगता है मेरी आवाज आ रही होगी सभी तक। Yes, sir. तो आज के हमारे जो
1 डे वर्कशॉप है, वेबिनार के थ्रू जिसका आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे नवयोग सेवा समिति और जेसी बोस यूनिवर्सिटी मिलके जो कर रही है, उसमें हमारे माननीय रामलाल जी जो मुख्य वक्ता की तौर पर पधारे हैं, हमारे डॉक्टर किशोर कुठियाला जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, और जो सभी बाकी वक्ता हैं, सभी को नमस्कार करते मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हमारे विश्वविद्यालय का जो नाम है, उसका नाम है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक ऐसे कर्मयोगी के पीछे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया जिसने, अगर आज के समय में उस बात को सोचें, जो लगभग 100 साल पहले जिन्होंने जो काम किया कि पेड़ पौधों में जान होती है, ये तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन उसके अलावा एक और काम किया जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि जो सिग्नल ट्रेवल कर सकता है बिना तार के, एक जगह से दूसरी जगह, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने बात बताई। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे नाम हमारी यूनिवर्सिटी का जब रखा गया है, तो उस यूनिवर्सिटी में जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो सभी अध्यापक हैं, आज हम सबको एक ऐसे गैलेक्सी ऑफ स्पीकर से सुनने को मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बड़े भाग्यशाली की बात है। हम बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि जो हमारे जेसी बोस जी थे, वो आचार्य जेसी बोस जी, उनका जो रोल था, उन्होंने ये कहा था कि नॉलेज सबके लिए होती है, नॉलेज को पेटेंट नहीं कराना। लेकिन आज के डेट में हमने देखा कि बहुत सारे देशों ने जब ये कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आया, उसको पेटेंट कराया, और उसमें ऐसी महामारी में भी उस पेटेंट के माध्यम से एक ऐसा माहौल पैदा किया कि शायद गरीब लोग उस वैक्सीन से दूर रह जाएं। लेकिन उस समय जब जेसी बोस थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमने आविष्कार किया है कि माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट करेगा बिना तार के, और आप देख सकते हैं कि वो जो खोज थी उस समय की, आज की डेट में उसी खोज की वजह से हम सब लोग इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि इवन इफ कि हम फिजिकल तौर पर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, लेकिन सारी एक्टिविटीज उसी तरह से ऑलमोस्ट हो रही हैं। तो मैं आज हमारे जो माननीय रामलाल जी, जिन्होंने इतना हमें अपने उद्बोधन के थ्रू इतनी सारी चीजें बताई, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो माननीय रामलाल जी से हमारा कई बार मुलाकात फरीदाबाद के शहर में हुई, और मैं हमेशा निवेदन करता था कि भाई साहब हमारे यूनिवर्सिटी में पधारे हैं, लेकिन आज ये केवल इस तरीके से ऑनलाइन मोड में ही सही, आप हमारी यूनिवर्सिटी में जुड़े हैं, आपका उद्बोधन हमारे लिए बहुत लंबे समय तक हम याद रखेंगे। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत ज्ञानवर्धन सारी चीजें जो आपने बताई। वैसे तो सारे स्पीकर्स हमारे डॉक्टर कुठियाला साहब और हमारे सुखदेव जी, जिन्होंने इसको साइंस के साथ जोड़ा कि किस तरीके से योग से जो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, खासकर कोरोना वायरस के टाइम में सभी ने देखा होगा कि लंग्स के थ्रू इसने अटैक किया। जब अगर हम जो हमारा प्राणायाम है उसको करते हैं और स्वयं सांस की जो क्रिया उसको करते हैं, तो उससे सभी लोगों के ये देखा गया हमने कि जो फेफड़े हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, और वो समहाउ कम इससे इफेक्ट हुए। कोरोना से उनकी जो आंतरिक शक्ति थी वो इतनी ज्यादा थी कि उनको इफेक्ट कम हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे योग विद्या में हैं, और आज सभी आप योगाचार्य, मैं तो कहता हूँ सभी ने इतना बढ़िया बताया कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जरूर उससे लाभान्वित होंगे। मैं जानता हूं कि नॉर्मल मोड में हम सारे काम अगर बिना योग के भी करें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि एक्सेल करना है, एक्सेल का मतलब है कि यदि एक लेवल से ऊपर जाना है, तो हमें योग जैसी विद्या को अपनाना होगा, योग जैसी क्रिया को अपनाना होगा, अपने डेली रूटीन में उसको अपनाना होगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, खासकर जैसे फुटबॉल की जो टीम है वर्ल्ड लेवल की, उसमें जो टॉप टीम निकलती है उसको जरूर कहीं ना कहीं इतना उसके मन में इतना प्रेशर रहता है, उस मन के प्रेशर को दूर करने के लिए भी जो खिलाड़ी हैं उनको योग कराया जाता है। तो ये जैसे आज हमारे क्रिकेट के लिए अभी हमारे बताया जो सुखदेव जी जो बीच में आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से योग से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन यदि कंट्रोल है तो हम स्थिर एक जगह कर सकते हैं, तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो सारी चीजें जो आपने आज बताई, मेरे को लगता है कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी लाभान्वित हुए हैं। और मेरा तो ये निवेदन ये रहेगा नवदीप जी से कि जब भी अब नेक्स्ट
इमीडिएटली मेरे को लगता है महीने 2 महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हमें फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटी में करें। अभी तो क्या है कि हम 250-300 लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, लेकिन कई बार जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जो आमने सामने जो देखते हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्टिव ढंग से होता है। और यदि ऐसा हुआ तो मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स का जो ज्यादा नंबर है सभी को लाभ होगा। और आज का जो प्रोग्राम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल से कि इतना क्वालिटी का प्रोग्राम का आयोजन किया है, इस सब के लिए मैं हमारे नवदीप जी और उनकी पूरी टीम, खासकर मंजरी जोशी और हमारे राधा बल्लन बोधाई और मोहन कार्की जिन्होंने अभी बताया था, सभी को बधाई देता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं जेसी बोस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप सब ने हमारे विद्यार्थियों को जो टिप्स दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब बच्चे घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कई बार उनके मन में एक डिप्रेशन सी फीलिंग से आती है। उनको कैसे उसमें बाहर लाया जाए, कैसे उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाला जाए, इस सब के ऊपर योग का क्या क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर आपने सबने चर्चा की। मेरे को लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे टीचर्स को, सभी का इसका लाभ होने वाला है। और हम आपको दोबारा पुनः मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और आप सभी लोगों को, खासकर हमारे स्टूडेंट्स, उसको बधाई देता हूं। आपको ऐसा मौका मिला कि इस तरह के जो कर्म योगी हैं, हमारे माननीय रामलाल जी, डॉक्टर कुटियाला जी, तो हम सुनते रहते हैं, हमारे हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे तो हमारा कई बार यूनिवर्सिटी में उनका आना हुआ है। और जिस तरह के हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, शायद हरियाणा में मेरे को लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहां पर कि इंजीनियर्स जो निकलते हैं वो इस तरह के निकलते हैं कि उनको इमीडिएटली जॉब लगती है, वो इतने टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन आज जब योग का उनके साथ में संगम हुआ है इसका, मेरे को लगता है वो और बहुत जिंदगी में बहुत बेटर कर पाएंगे। तो इन सब के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हम लोगों को अपने वहाँ कार्य करने का और योग कराने का जो मौका दिया है, आप लोगों के साथ मिलके हम जो कार्य करते हैं, और आपका जो ये तेजस्वी ओजपूर्ण भाषण है, उस हिसाब से आपका कार्य है। मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो एक ऊर्जा मुझे मिलती है, और ज़रूर हम आपके साथ में फिजिकल मूड में भी जिसको कराएंगे, और जितने भी विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं वो भी अपना फीडबैक यहाँ पे देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके साथ में ही अभी डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ में हैं, और उनका भी इंटरेक्टिव सेक्शन अभी होने वाला है। उसके बाद हमारे और स्टूडेंट जा पाएंगे। ये नीमा जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह जी को, जो नवयोग शोध एवं प्रचार प्रसार संस्थान के अध्यक्ष हैं। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगी। वे डीपीएड, एमपीएड, एमफिल में स्वर्ण पदक विजेता है। शिक्षा संकाय शारीरिक शिक्षा में पीएचडी है, एंड ही इज एसोसिएटेड विद जेएनयू फ्रॉम लास्ट 14 years. वेलकम सर, ओवर टू यू सर। Okay, let us do some exercises. सभी हम एक्सरसाइज करते हैं, चलिए। वेरी नाइस। सब जानते हैं, हम बचपन में करते थे। ये ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं जो आपके ब्रेन को शार्प करती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मूवमेंट चेंज करता हूं, आप भी मूवमेंट को चेंज करिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। पहले स्लो करेंगे, फिर फास्ट करेंगे। ध्यान से देखिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेशन लेवल आपका चाहिए इसमें। ओके, फिर ट्राई करते हैं। ये आपके ब्रेन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है जी। 3 तरह की मूवमेंट्स हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चेंज। आप सबने ये वाला किया होगा, ठीक है। पेट के ऊपर एक हाथ रहता है हमारा, पेट के ऊपर हाथ घूम रहा है, और दूसरा हमारा सिर पर हाथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कई लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, अब साइड बदल लेते हैं, क्योंकि ब्रेन के हमारे 2 पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो दोनों को हमें एक्टिवेट करना है। एक हाथ पेट पर घूमेगा, ऊपर वाला टैप करेगा। वेरी गुड, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। ओके, अब देखिए एक तो ये है हम हाथों को गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स करिए। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं एक्सरसाइजेस को। फॉरवर्ड, ओके, चेंज। पहले हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे। वेरी नाइस। कई लोगों का ब्रेन बहुत शार्प है, कई लोग बहुत अच्छे से मूवमेंट चेंज हो रही है उसको कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को कभी कभी दिक्कत आ रही है। ओके, चेंज, रिवर्स, वेरी नाइस। पहले स्लो करेंगे, पहले स्लो करेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर धीरे 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 स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। ओके, फिर से रिवर्स, वेरी नाइस। ओके, अब देखिए हमारा जो एक हाथ है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। कोशिश करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, 2 3। हाथों की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। 1 2 3, 1 2, वेरी नाइस, 3। अब फास्ट, वेरी गुड। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी नाइस, सिंपल। 3 1 2 3, ठीक है। अब स्लो करते हैं। 1, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दें, बड़ा अच्छा रहेगा। सभी लोगों से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर दें। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अब मैं आपको एक इंटरवेंशन दे रहा हूं रिलैक्स करने का, ठीक है। आपको रिलैक्स करना है, अपने माइंड को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे, राइट। दोनों हाथों की जो हमारी लकीरें हैं हाथों की, उनको ज्वाइन कर लीजिए। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। स्टर्नम के पास हाथ को लगा लीजिए और आपके जो दोनों हाथ हैं वो स्ट्रेट होंगे। हाथों कोहनी को ऊपर उठा लीजिए जी, वेरी नाइस। कंधे ऊपर नहीं जाएंगे, कोहनी को ऊपर उठाना है। नाउ ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेस, स्लाइटली लुक अप, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ क्लोज योर आईज। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में दबाकर रखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, हम एक गेम खेलते होते थे बचपन में, ठीक है। पके आम का पका पपीता, पके आम का पका पपीता। चलिए फटाफट बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। पके आम का पका पपीता, 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 पके आम का पका पपीता। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बोलते रहिए बोलते रहिए। पके आम का पका पपीता, 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 पके आम का पका पपीता। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। अब इसको मुश्किल कर देते हैं। एक तो ऊंचा ऊंट, ऊपर से पूंछ उसकी ऊंची। एक तो ऊंचा ऊंट, ऊपर से पूंछ उसकी ऊंची। एक तो ऊंचा ऊंट,
एक तो पूंछ उसकी ऊंची, एक तो ऊंचा ऊंट ऊपर से पूंछ उसकी ऊंची, एक तो ऊंचा ऊंट ऊपर से पूंछ उसकी ऊंची। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओके, स्टॉप, वेरी नाइस। ये सब ब्रेन के जो आपके ब्रेन का जो कनेक्शन है वो सीधा आपके फेशियल मसल्स के साथ है। आपकी जो जुबान का कनेक्शन है वो आपके न्यूरॉन्स के साथ है, ये उसको एक्टिवेट करता है। ये सारी की सारी एक्टिविटी, जैसे हम बॉडी टैपिंग करते हैं, ठीक है ना, ये भी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। हम सिर में भी करते हैं इस तरह से, शाबाश, करिए, देखिए आपके न्यूरॉन्स एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। ज्यादा जोर से नहीं मारना, धीरे मारना शुरू में, उसके बाद जोर जोर से थप्पड़ मारेंगे सुबह उठ के, तो आपको रात तक जो है नींद नहीं आएगी। नींद जो है वो केवल 10 बजे ही आएगी। शाबाश, वेरी गुड। टैप, एनर्जी लेवल को हम ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर में सारे के सारा जो कंट्रोल है वो न्यूरॉन्स का कंट्रोल है। मसल का भी सीधा कंट्रोल हमारा न्यूरॉन्स के साथ है। ओके, अब आपने अपने आप को एनर्जी लेवल को कर लिया। अब फिर से हम करते हैं, चलिए स्टार्ट। पहले स्लो करेंगे, उसके बाद वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये तो हो गई एक एक्सरसाइज, और दूसरी क्या थी? क्लैप क्लैप टैप क्लैप टैप क्लैप टैप क्लैप टैप क्लैप टैप क्लैप टैप क्लैप टैप, वेरी गुड। अब है सीधा, वेरी गुड। चेंज, अब आप बेटर कर रहे हैं, शाबाश। अब ये इंप्रूव हो गया आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, इसको बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन कर ली, आपने नाद योगा मेडिटेशन सीख लिया है, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स, वेरी नाइस, शाबाश। फास्ट 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 फास्ट। ओके, अब हमें वो नहीं करना आपको जो मैं कर रहा हूं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। एक तो ये था, एक ये था, और एक ये था। तो यदि मैं ऐसे करता हूं तो आपके पास बाकी के दो ऑप्शन है, वो पोजीशन आपको अडॉप्ट करनी है, ठीक है। 1, जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना, उसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, 1, 2 और 3, ये 3 ऑप्शन है। जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करना। ओके, स्टार्ट। ना, ये नहीं करना, इसके अलावा जो 2 हैं, या तो ऐसे करिए या ऐसे करिए, और हर बार बदलना भी है, ठीक है। ओके, स्टार्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, फिर से करते हैं, चलिए, पेट पे हाथ फेरिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। अब आपका ब्रेन जो है शार्प हो गया। साइड बदल, वेरी गुड। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, थैंक यू, वेल डन। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राधा वल्लभ बौड़ाई जी को, जो नवयोग शोध एवं प्रचार प्रसार संस्थान के संयोजक हैं, कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू रेवा जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नवयुगा सूर्योदय सेवा समिति, जेसी बोस, CCSD योग विभाग सहित के सहित तत्वाधान में जो आज का जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार था, उसमें उपस्थित सभी हमारे दर्शक, लगभग जूम के माध्यम से 200 से ऊपर लोग जुड़े थे, जैसे 500 लोग हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़े। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने हम इसमें पूरी सहभागिता दी। और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि और जिनका हमको सानिध्य मिला, श्री राम लाल जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे डॉक्टर BK कुठाले जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि लोगों ने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में आए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिनेश कुमार जी का, कुलपति जो जेसी बोस विश्वविद्यालय जी के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे हर कार्यक्रम में आते रहते हैं और हमारे हमको प्रोत्साहन देते रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि योगाचार्य सुखदेव जी, जो कि सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अन्य विशेष अतिथि डॉक्टर सुनील गर्ग जी का, जो कि कुलपति जेसी बोस विद्यालय के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के वक्ता योगाचार्य मोहन कार्की जी का, जो कि संस्थापक है योग गुरु संस्थान के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य वक्ता योगाचार्य मंजरी जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो अध्यक्ष हैं नवयोग संस्थान प्रचार संस्थान के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर संजीव गोयल जी का, जो कि CCSD जेसी बोस विश्वविद्यालय कार्यक्रम के संयोजक थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती नीमा सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सफल संचालन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नवदीप जोशी जी का, जो कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधारक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जितने भी देश विदेश से जुड़े हुए हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि हमें हमेशा बैकग्राउंड में हेल्प करते रहते हैं कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, यदि आपका इस कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और हमारा आपको ज़्यादा डिटेल देनी, हमारा नवयोगा हमारा वो है कहते हैं साइट है, उस पर जा सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हम इस टाइप से कार्यक्रम हम 21 में से 21 जून तक हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारे कार्यक्रम सुबह शाम दोनों टाइम पे चलेंगे। वो आप लोगों को सबसे निवेदन है कि आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, या फिर कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके आप प्रोग्राम देख सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हर्ष कुमार शुक्ला जी को शांति पाठ के लिए आ रही है। अब मैं हर्ष कुमार शुक्ला जी को शांति पाठ के लिए आमंत्रित आपके बाद नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और हम शांति पाठ के बाद इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। फेसबुक लाइव आप बंद कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपस में चर्चा जिनको करनी है वो कर सकते हैं। हमारा एक परिवार है, योग परिवार है ये पूरा, ठीक है। तो नीमा जी का सफलता पूर्वक संचालन का बहुत बहुत आभार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।